हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 6 जनवरी और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और उसमें आपको डिटेल में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे जो मैं इस वीडियो में पढ़ाता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फ्रंट पेज पर। आज कोई भी आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक आर्टिकल जो सबसे साइड में दिया गया है, एक छोटा सा आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी क्या बताया है कि 11 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट फाउंड हुए हैं पैसेंजर्स के अंदर। अब ये पैसेंजर कहाँ से आ रहे थे, जहाँ पर क्या हुए हैं 11 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट फाउंड किए गए हैं। Up to 11 subvariant of Omicron have been detected among 124 samples जो कलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो विदेश से आए हैं इंडिया के अंदर, जिनको टेस्ट किया गया है, पॉजिटिव वो आए हैं कोविड-19 में। अकॉर्डिंग टू द डाटा शेयर्ड बाय द सोर्स इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मतलब सोर्स के हिसाब से डाटा आया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से कि 11 लोगों के अंदर सब वेरिएंट देखने को मिला है ओमिक्रॉन का। दे सेट दैट 19,227 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे फ्रॉम वेरियस पोर्ट ऑफ एंट्री बिटवीन दिसंबर 24 से जनवरी 3 तक। ऑफ द 124 सैंपल्स सेंड किए गए होल जेनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट फॉर 40 सैंपल्स रिसीव किए गए, जिसमें से 11 सब वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, जिसके अंदर टाइप जो देखने को मिला है ओमिक्रॉन का वो देखने को मिला है XBB BA 5.2 BQ 1.1 1.122 1.1.5। ये सब क्या देखने को मिला है, इन सब में XBB सब लिनीज देखने को मिला है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से डाटा आया है। अब हमने इशू तो जान लिया, अब इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, ओमिक्रॉन। ये बेसिकली ओमिक्रॉन होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ओमिक्रॉन को देखें तो ओमिक्रॉन का नाम बेसिकली बात करें साइंटिफिक नेम तो इसका नाम है B.1.1.529। ये एक वेरिएंट है सार्स कोविड 2 का, जिसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बाय द नेटवर्क फॉर जीनोमिक्स सर्वेलेंस इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के में इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था ऑन 24 नवंबर 2021 के अंदर। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन बोट्सवाना, इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था बोट्सवाना, जो एक साउथ अफ्रीकन कंट्री देखने को मिल जाएगी। फिर ये वहाँ से फैला टू बिकम द प्रोमिनेंट वेरिएंट इन सर्कुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। फिर ये क्या हुआ, वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गया साउथ अफ्रीका के बोट्सवाना देश से। फॉलोइंग द ओरिजिनल BA.1 वेरिएंट सेवरल सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन हैव emerged। बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे ओमिक्रॉन्स के सब वेरिएंट जिन्हें बोलते हैं, जिनका नाम है BA.2 BA.3 BA.4 एंड BA.5। सिंस अक्टूबर 2022 की बात करें तो टू सब वेरिएंट BA.5 नेम्ड BQ.1 एंड BQ.1.1 बहुत तेज़ी से फैलने को देखने को मिले हैं। 3 डोसेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेवरल डिसीजेज एंड हॉस्पिटलाइजेशन कॉज बाय BA.1 एंड BA.2। इम्यूनिटी effects of an BA.2 आर सिमिलर टू दोज ऑफ एन BA.1, मतलब जो BA.1 है उसकी तरह से ही BA.2 इम्यूनिटी पर इफेक्ट डालता है। फॉर 3 डोज वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल BA.4 एंड BA.5 वेरिएंट मोर इन्फेक्शियस देखने को मिलेगा देन द प्रीवियस सब वेरिएंट, मेकिंग इट लाइकली एज ऑफ जून 2022 एक न्यू पीक देखने को मिली है कोविड-19 इन्फेक्शन के अंदर। हिस्ट्री अगर थोड़ी सी जाने ओमिक्रॉन की तो सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया गया था 22 नवंबर 2021 में इन द लेबोरेटरीज इन बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। बेस्ड ऑन द सैंपल कलेक्टेड किए गए थे 11 से 16 नवंबर के बीच में। जो फर्स्ट इसको जाना गया था, सैंपल्स कलेक्टेड किए गए थे जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑन 8 नवंबर 2021 में। फर्स्ट केस इसका आउटसाइड अफ्रीका जो आया था, 2 पीपल्स इसमें देखने को मिले थे, 2 ट्रैवल्स देखने को मिले थे ऑन 11 नवंबर। वन हु फ्लाई जो इसमें सबसे पहले ने फ्लाई किया था साउथ अफ्रीका से टू हांगकांग वाया कतर, एंड अनदर ने ट्रैवल किया था इजिप्ट टू बेल्जियम वाया तुर्की। ऑन 26 नवंबर 2021 की बात करें तो WHO ने डेजिग्नेट किया है B.1.1.2.529 एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड इसको ओमिक्रॉन, तो WHO ने ही इसका नाम दिया है ओमिक्रॉन का आफ्टर द 15th लेटर इन द ग्रीक अल्फ़ाबेट।
As of 6 January 2022, the variant has had been confirmed in 149 कंट्रीज़। मतलब इतना ज़्यादा ही फैल गया है ये वेरिएंट, 149 कंट्रीज़ में देखने को मिला है। स्प्रेडनेस की बात करें तो 24 नवंबर 2021 में वेरिएंट को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां से कलेक्शन सैंपल्स के कलेक्शंस को लिया गया था, और फिर साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने फर्स्ट अलार्म दिया था, इसको अलर्ट किया था सैंपल्स को फॉर द वेरी बिगिनिंग ऑफ द नवंबर, वेयर द पीसीआर टेस्ट एंड एस जीन टारगेट फेलियर देखने को मिला था 5 वेरिएंट्स के अंदर, जो कि डेल्टा के अंदर नहीं देखने को मिला था, जो डोमिनेट करता है इन दी कंट्री इन दी अक्टूबर। वैक्सीन प्रोड्यूसर्स की बात करें, ऑन 26 नवंबर 2021 में बिनटेक ने एक कहा था कि वो जानते हैं 2 वीक्स के अंदर अंदर इसकी करंट वैक्सीन को बना देंगे, जो कि इफ़ेक्टिव होगी इस वेरिएंट के लिए, एंड दैट एन अपडेटेड वैक्सीन कुड बी सीन्स इन 100 days। अगर ज़रूरत पड़ी तो एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड जॉनसन जॉनसन आर वर आल्सो स्टडिंग द वेरिएंट इम्पैक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर वैक्सीन्स। इसी दिन नोवावैक्स स्टेटिन नोवेस ने कहा कि वो डेवलप कर रहे हैं एक अपडेटिक वैक्सीन जो रिक्वायरिंग होगी इसकी 2 डोजेज फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट, विच द कंपनीज टू एक्सपेक्टेड। ये कंपनी ने बताया था कि वो कुछ ही वीक में इसको मैन्युफैक्चर भी कर लेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसको लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, तो 26 नवंबर 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेशन से कहा था कि वो इस चीज़ के ऊपर निगरानी करें, सर्वेलेंस करें और एफर्ट्स लगाएं इसको इससे बचने के लिए। सबमिट करें कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस एंड एसोसिएटेड मेटाबल्स ऑन एन पब्लिकली अवेलेबल डाटाबेस। अब हमने इसके बारे में भी, ओमिक्रॉन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरीके से एशियन एलिफेंट जो हैं वो अपना हैबिटेट को लॉस कर रहे हैं नीलगिरी रिजर्व्स में। एशियन एलिफेंट्स जो हैं वो अपना ऑप्टिमल, मतलब जो उनका बिल्कुल सटीक हैबिटेट होता है, उसको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से लॉस कर रहे हैं। तो एलिफेंट वाइंडिंग देयर वे अप टू रॉकी ग्रीन हिल्स इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स make for pretty photographs, but a recent article says that endangered Asian elephants has lost most of the optimal। मतलब वो यहाँ पर रहना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट आर्टिकल्स में दिखाया गया है और रिसेंट फोटोग्राफ्स में आया है कि एशियन एलिफेंट्स जो हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हैबिटेट लॉस कर रहे हैं। वहाँ यहाँ पर उन्हें हैबिटेट ऐसा नहीं मिल रहा जैसा वो चाहते हैं। अब इस आर्टिकल में हमें दो चीज़ पढ़नी है, एशियन एलिफेंट के बारे में पढ़ना है और एक ये पढ़ना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो पहले एशियन एलिफेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। एशियन एलिफेंट की बात करें तो हम इन्हें इंडियन एलिफेंट भी बोलते हैं। एलिफेंट्स मैक्सिमम इंडिकस एक वन ऑफ द 4 एक्सटेंट रिकॉग्नाइज्ड सब स्पीसीज़ है एशियन एलिफेंट्स की, और नेटिव है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, एशिया में होते हैं। सिंस 1986 की बात करें, एशियन एलिफेंट को लिस्ट किया गया था एंडेंजर स्पीसीज़ में ऑन द IUCN रेड लिस्ट, जे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ये नेचुरल को बताती है। रेड लिस्ट के अंदर इसको एंडेंजर में रखा गया एशियन एलिफेंट को। एज द वाइल्ड पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन बाय एटलीस्ट 50%, इनकी 50% वाइल्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी थी 1986 तक। सिंस 1930 टू 1940 की बात करें, 3 एलिफेंट जनरेशन एशियन एलिफेंट इज़ थ्रेटन बाय हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से इनका हैबिटेट लॉस देखने को मिला है। डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट की बात करें, इंडियन एलिफेंट नेटिव सबसे ज़्यादा एशिया के हैं, इंडिया के हैं। नेपाल में देखने को मिलते हैं, बांग्लादेश में, भूटान में, म्यांमार में, थाईलैंड में, मलाय पेनिनसुला में, लॉस में देखने को मिलते हैं, चाइना में, कंबोडिया में, वियतनाम में। इट इज़ रीजनली ये एक्सटिंक्ट बिल्कुल हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये लुप्त जाति अब देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, लुप्त स्पीसीज़ है ये। इट इनहेबिट्स ग्रासलैंड्स ड्राई डिसीडियस, इन्हें क्या पसंद है, ग्रासलैंड्स पसंद है, ड्राई डिसीडियस पसंद है, मॉइस्ट डिसीडियस पसंद है, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पसंद है। इन द अर्ली 1990s की बात करें, एस्टिमेटेड वाइल्ड पॉपुलेशन इंक्लूड इसके अंदर बताई गई थी, वेयर पॉपुलेशन आर रेस्ट्रिक्टेड टू 4 जनरल एरियाज। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली थी, इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखने को मिली थी, एट द फुट ऑफ द हिमालयाज इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, रैंकिंग फ्रॉम
कटर नयगेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखने को मिली थी यमुना रिवर के पास। नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिली थी फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल इन द नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल थ्रू वेस्टर्न असम अलोंग टू द हिमालयन फुटहिल्स एज फार एज द मिसमी हिल्स में देखने को मिली। एक्सटेंडेड इनटू एन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली। द प्लेन्स ऑफ अपर असम एंड द फुट हिल्स ऑफ नागालैंड में देखने को मिली। गारो हिल्स में देखने को मिली इनकी कुछ पॉपुलेशन। खासी हिल्स में भी देखने को मिली। एलिफेंट्स कॉरिडोर की बात करें तो बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं, जो रास्ते जिनसे एलिफेंट क्या होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं उन्हें बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स। और हमारे इंडिया के अंदर 138 आपको स्टेट एलिफेंट कॉरिडोर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 28 इंटर स्टेट कॉरिडोर हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और 17 इंटरनेशनल स्टेट कॉरिडोर हैं वेयर इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन फाउंड होती है। टेबल दिखाया गया है नीचे की तरफ कॉरिडोर्स का। प्रोजेक्ट एलिफेंट की ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया, जिसको इसलिए बनाया गया कि हम एलिफेंट पॉपुलेशंस को बचा सकें। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में, जो इनको प्रोवाइड करा सके फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जो एफर्ट्स कर रहे हैं स्टेट फॉर देयर फ्री रैंकिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स। प्रोजेक्ट का एम था कि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल लें वाइबल्स और कंजर्वेशन रिलियंट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स बाय प्रोटेक्टिंग द एलिफेंट। हम किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट्स को, उनके माइग्रेशन कॉरिडोर्स को। अदर गोल जो था प्रोजेक्ट एलिफेंट्स का वो सपोर्ट करने के लिए था रिसर्च एंड ऑफ द इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ द एलिफेंट्स और क्रिएटिंग कंजर्वेशन अवेयरनेस। हम कंजर्वेशन अवेयरनेस फैला सकें लोगों के बीच में, लोकल पीपल्स के बीच में, और इम्प्रूव्ड वेटरनरी केयर प्रोवाइड कर सकें कैप्टिव एलिफेंट्स को। अब हमने एशियन एलिफेंट्स के बारे में तो जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ और पढ़नी है, वो है नीलगिरी रिजर्व्स। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा। नीलगिरी रिजर्व्स की बात करें तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी माउंटेन ऑफ द वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। एक लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है इंडिया के अंदर। तो ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये फैला हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, मतलब 3 स्टेट में ये फैला हुआ है। इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखूर्थी नेशनल पार्क, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की, नगरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, और जो कर्नाटक में दोनों में आते हैं, जैसे कर्नाटक में साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड करीमपूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर, ये प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंदर आते हैं। एक इकोसिस्टम ऑफ हिल रेंजेस ऑफ एन नीलगिरीज एंड इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट कवर किया गया ए ट्रेट ऑफ आवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसे नीलगिरी बायोस्फीयर यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया सितंबर 1986 में अंडर मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हेरिटेज रिच एंड फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलेंगे। ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द बेडेगिस, टोडा, कोटास, अरुला, कुरुम्बा, पनिया आदियाँ आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएंगी, ये सब ट्राइबल्स देखने को मिल जाएंगी। इंडियाज़ नेचुरल गोल्ड फील्ड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अराउंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कि फैला हुआ है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। फ्लोरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व्स में। लगभग आपको 3700 प्लांट स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर इंक्लूडिंग अबाउट 200 मेडिसिनल प्लांट्स भी देखने को मिल जाएंगे। 132 एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर लिस्ट है ऑफ द एंडेमिक प्लांट्स इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। स्टंटिंग एवरग्रीन ट्रीज भी ग्रो होते हैं। 16 फॉरेस्ट पैचेस अबाउ 1800 मीटर्स एंड द फोर्टेंस्ड विद द एपिथिप्स। ये अब हमने नीलगिरी रिजर्व्स के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो बेसिकली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एडिटोरियल है और 8th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। अब रिलेशन के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा इशू भी जान लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, नेपाल के अंदर इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उनके लीडर मतलब उनके रिलेशन अच्छे हैं उनसे, जो अब नेपाल के पीएम बने हैं उनका नाम है प्रचंड, वो चाइना की कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी से देखने को मिल जाएंगे। तो हम किस तरीके से क्या करें अपने नेपाल के साथ रिलेशन टाइज को अच्छा रखें,
तो इस आर्टिकल में ये बताया कि स्टेबलाइजिंग टाइज विद नेपाल इन अनसर्टेन टाइम्स, मतलब इस अनसर्टेन टाइम्स में हम किस तरीके से अपने रिलेशंस को नेपाल के साथ अच्छा रख सकें। तो इलेक्टोरियल वर्डिक्ट देखने को मिला है अभी नेपाल के अंदर इलेक्शंस के अंदर। इसके अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है क्लियर एमरजेंस ऑफ द वोटर प्रेफरेंस फॉर मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड इन इम्पेशिएंट एंड ट्रांजिशनल political power that the ignore the expiration of the youth and the disadvantage it whose transition from the Hindu monarchy to secular republic and have happened after great struggle, sacrifice and ideological adjustment across the political spectrum। अब इलेक्शन के रिजल्ट का मतलब क्या है, तो मेजर अकम्प्लीमेंट्स देखें थ्रू द कंप्लीट बाय द शॉर्ट कमिंग एंड कंट्रोवर्सी इंक्लूडिंग द पीसफुल mainstreaming of the Maoist movement into the डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, मतलब डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा नेपाल के अंदर। अब उसमें मोइस्ट मूवमेंट भी आ गया है, जो वहाँ के नए पीएम बनाए उनके लिए ये बात चली है। तो नेगेटिव साइड देखें इसकी, हाउएवर द हंग पार्लियामेंट दैट द फाइनल रिजल्ट क्रिएट इज ए श्योर रेसिपी फॉर इंस्टेबिलिटी एंड फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो फाइनल रिजल्ट एक इंस्टेबिलिटी सी क्रिएट करता है, एक फ्रिक्वेंट चेंज के देखने को मिलता है नेपाल की गवर्नमेंट के अंदर कमिंग ईयर्स में। इंडिया और चाइना का क्वेश्चन क्या है, तो इंडिया कैन हाउएवर टेक दिस डेवलपमेंट इन इट्स स्ट्राइड, इट इज़ इन यूज टू डील विद इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया को अपने टाइज अच्छे रखने चाहिए नेपाल के साथ, उसको हर चीज़ में मदद करनी चाहिए जिससे हमारे टाइज अच्छे हो सकें, क्योंकि नेपाल हमारी आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी देखने को मिल जाएगी और अच्छे रहें हमारे नेपाल के साथ हमेशा से रिलेशन। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ जाननी है बस, वो है नेपाल और इंडिया के रिलेशन। तो जब नेपाल इंडिया के रिलेशन की बात करें तो इंडिया नेपाल रिलेशंस बायलैटरल रिलेशन है बिटवीन इंडिया और नेपाल के बीच में। ये कंट्रीज़ इनिशिएट हुए थे इनके रिलेशनशिप विद द 1950 इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के द्वारा, एंड कंप्लीट सेक्रेट लेटर्स भी डिफाइन किए थे, सिक्योरिटी रिलेशंस के भी डिफाइंड हुए थे दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। एग्रीमेंट गवर्निंग बोथ बायलैटरल ट्रेड एंड ट्रेड ट्रांसिट इंडियन टेरिटरी। बोथ कंट्री इंजॉय करते हैं एक्सलेंट बायलैटरल टाइज, क्लोज लिंग्विस्टिक मेरिट और रिलीजियस एंड कल्चर टाइज देखने को मिल जाएंगे। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी देखने को मिल जाएगा इंडिया और नेपाल के बीच में। फाउंडेशन ऑफ रिलेशंस जो इंडिया नेपाल के बीच में हुए थे वो इंडो नेपालीज फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हुई थी 1950 उसमें ही हुए थे। बॉर्डर डिस्प्यूट्स कुछ देखने को मिले हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया और नेपाल की बात करें तो कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी देखने को मिले हैं इंडिया और नेपाल, जैसे इंक्लूड्स काला पानी जो है इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शंस पर है इन वेस्टर्न नेपाल एंड सस्ता साउदर्न नेपाल में देखने को मिलेगा। नेपाल क्लेम करता है दैट द रिवर्स टू वेस्ट ऑफ काला पानी इज़ द मेन काली रिवर। वो क्या क्लेम करता है कि काली रिवर क्या है, काला पानी की आपको वेस्ट में देखने को मिलेगी। हैंस द एरिया शुड बिलोंग टू नेपाल, और ये एरिया किसको जाना चाहिए, नेपाल को जाना चाहिए। बट इंडिया क्लेम करता है कि रिवर टू द वेस्ट ऑफ काला पानी इज़ नॉट ए मेन काली रिवर। जो काला पानी के वेस्ट में आपको रिवर देखने को मिल जाएगी वो काली रिवर नहीं है, इंडिया ही क्लेम करता है और कहता है कि न्यू इंडियन क्लेम देखने को मिल जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय नरेंद्र मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम रिमूव द फुल डिक्लेरेशन ऑफ काला पानी रिवर फ्रॉम ऑफिशियल इंडियन मैप इन द न्यूली रिलीज मैप ऑफ इंडिया इन 2018। रिवर बाउंड्रीज नेपाल प्रोमिस ऑफ सुदूर पश्चिम एंड द इंडियन स्टेट ऑफ एन उत्तराखंड। सुगुली ट्रीटी साइन हुई नेपाल और ब्रिटिश में के द्वारा इंडिया ऑन 4 मार्च 1816 में, जो लोकेट्स हुआ काली रिवर एज नेपाल्स वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। सब्सिक्वेंट मैप ड्रॉन हुए हैं ब्रिटिश सर्वाइवर के द्वारा जो ये दिखाते हैं कि सोर्स ऑफ बाउंड्री रिवर डिफरेंट प्लेसेस पर देखने को मिल जाएगी। ये थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिला था इंडिया नेपाल के बीच में। ट्रेड की बात करें तो इंडियाज़ नेपाल का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर देखने को मिल जाएगा और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर नेपाल से आता है। चाइना के पास लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई देखने को मिल जाएगी नेपाल के अंदर 2015 से देखें तो। बिसाइड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट्स फॉर एन ऑलमोस्ट एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल इन अकॉर्डेंस विद द इंडो नेपाल ट्रांजिट ट्रेटी, नेपाल हैज़ एक्यूज इंडिया ऑफ वायलेटिंग द इंडो नेपाल ट्रांजिट ट्रेटी। नेपाल ने एक्यूज किया है कि इंडिया क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है इंडो नेपाल ट्रांजिट ट्रेटी। इंडिया अकाउंट्स फॉर आवर 2/3 ऑफ नेपाल मर्चेंडाइज ट्रेड। तो इंडिया के 2/3 क्या देखें अगर बात करें तो अकाउंट्स करते हैं नेपाल के मर्चेंडाइज ट्रेड। अबाउट 1/3 ट्रेड सर्विस में देखने को मिल जाएगा और 1/3 ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। ऑलमोस्ट 100% ऑफ पेट्रोलियम सप्लाईज इंडिया क्या करता है, नेपाल को करता है।
and significant share of inverse remittances on account of pensionaries, professionals and workers working in India। मतलब रेमिटीज़ भी भेजता है इंडिया नेपाल के अंदर, पेंसरीज भी भेजता है, पेंशनर्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स जो काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। विद नियरली $1.2 बिलियन पर ईयर रेमिटेड बाय नेपाली सिटीजन इन इंडिया बैक टू नेपालीज। मतलब जो सर्विस देते हैं नेपालीज इंडिया के अंदर, वो रेमिटीज़ ले जाते हैं $1.2 बिलियन हर साल की बात करें तो। इंडिया काउंट करता है फॉर 30% FDI इनटू नेपाल, विच मेक्स इस वन ऑफ द प्राइमरी इन्वेस्टर, बनाता है इंडिया को नेपाल का। तो अब हमने इंडिया और नेपाल के क्या देख लिया, रिलेशन भी डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।